हम लोग आज सीखेंगे कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने कोडिंग डिकोडिंग देखा था। कोडिंग डिकोडिंग जिस तरीके से हमारे सामने एक एग्जाम्पल होता है और उसमें कहता है कि अगर जो किसी पैटर्न के थ्रू इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है तो सेम पैटर्न में इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा, राइट। तो वैसे ही हमारा एनालॉजी भी है, आपसे कहेगा कि इसका संबंध इस वाले से है तो सेम पैटर्न के थ्रू दिस का संबंध किससे होगा। तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि एनालॉजी के जो क्वेश्चंस है वो कितने टाइप के आते हैं। तो आपको हम बता दें कि एनालॉजी के क्वेश्चन जो है 3 टाइप से बनते हैं। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहले हम बात करें एनालॉजी आपकी 3 टाइप से कौन कौन सी बनती है। एक तो आपकी होती है लेटर एनालॉजी, दूसरी होती है नंबर एनालॉजी और तीसरी होती है जीके बेस्ड वर्ड एनालॉजी। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सादृश्यता। तो ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। और ये ध्यान रखिएगा कि 4 क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो तीनों टाइप आपसे पूछने की कोशिश करता है। एक तो होता है नंबर एनालॉजी, दूसरी होती है आपकी लेटर एनालॉजी, और तीसरी होती वर्ड या जीके बेस एनालॉजी। नंबर्स की बात करें तो नंबर में कौन कौन से होते हैं भाई? आपने नंबर्स की बात करें तो एक तो इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर आपने सुन रखे हैं। इवन नंबर वो होती हैं जिन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं, है ना। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। फिर हमने प्राइम नंबर सुने होंगे। प्राइम नंबर जिन्हें हम ऋण संख्या बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जो सीधी लैंग्वेज में बोले जो खुद से कटती हो या फिर 1 से डिवाइड होती हो, या और इजी भाषा में किसी से डिवाइड ना होने वाले, केवल खुद से ही। जैसे कि 3 अपने से ही डिवाइड होती है और किसी से नहीं होती। 5 केवल खुद से ही डिवाइड होती है। 7 हो गया। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर से रिलेटेड आपकी नंबर एनालॉजी आ सकती है। और हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में मिश्र संख्याएं बोलते हैं। अब जैसे कि कंपोजिट नंबर भी 2 तरीके के होते हैं, इवन और ऑड। इवन कंपोजिट और ऑड कंपोजिट। इवन कंपोजिट का एग्जांपल जैसे कि हम बात करें 12, तो 12 जो है 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, यानी 3 और 4 का मल्टीपल है ये आपका 12। पर 12 जो है सम संख्या है। इसी तरीके से 21 की बात करें तो 21 एक विषम संख्या है पर यह भी कंपोजिट नंबर है। यह आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 7 से भी डिवाइड हो जाता है। ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो आपके ये क्या हो गए? मिश्र संख्याएं हो गई। इसके बाद स्क्वायर हो गया, क्यूब्स हो गया, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी संख्याएं हम आपके बारे में क्यों बता रहे थे? क्योंकि ज्यादातर जब एनालॉजी नंबर से रिलेटेड होगा तो उसमें कहीं प्राइम नंबर का लॉजिक आ सकता है, कंपोजिट नंबर का लॉजिक आ सकता है, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपके लॉजिक बनेंगे। अब लेटर एनालॉजी की बात करें तो लेटर एनालॉजी से रिलेटेड हम लोग पिछली बार डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे कि अल्फाबेट्स की बात करें, अल्फाबेट में अपोजिट, हाँ, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, मैंने सिखाया था आज के थ्रू, है ना। और अगर जो एल का अपोजिट पूछे तो एल का अपोजिट ओ होता है। कैसे? लव की स्पेलिंग की बात करें, लव LOVE, इसकी स्पेलिंग में एल का उल्टा ओ होता है, वी का उल्टा ई। हमने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद किया था। जिन लोगों ने भी अभी वो वीडियो नहीं देखा तो पहले प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हमने ट्रिक के थ्रू आपको याद कराया है कि हर लेटर का अपोजिट क्या होता है। अपोजिट मतलब यदि इधर से पहला लेटर ए है तो राइट हैंड साइड से या सबसे लास्ट में जो लेटर पड़ेगा जेड पड़ेगा। तो ए का अपोजिट क्या बनेगा? जेड। इसी तरह बी का अपोजिट क्या बनेगा? वाई। सी का अपोजिट क्या बनेगा? एक्स। पर ऐसे एक एक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी और हमें किसी भी लेटर का अपोजिट एज ए पैटर्न वो यूज कर सकता है ना। जैसे जी का अपोजिट मैंने बताया था टी, जीटी रोड। आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे। ये सब मैंने बताया था, पूरी ट्रिक के साथ मैंने बताया है। ना केवल अपोजिट के बारे में, हर लेटर की रैंक कैसे याद रखें, तो हर स्टूडेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम का बात होती है कि सर नंबरिंग नहीं याद होती। अपोजिट की तो चलो ट्रिक वगैरह हमको बुक में मिल जाती है, पर नंबरिंग कैसे याद करें? तो नंबरिंग को याद करने का भी हमने बहुत ही अच्छा तरीका बताया था। एक एक लेटर को मैंने आपके दिमाग में फीड करने की कोशिश की है। तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखें, 1-2 बार प्रैक्टिस करें, फिर क्वेश्चंस लगाएं, फिर आपको बड़ा मजा आएगा, आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो आओ हम लोग बात करें लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका एक तो हो गया अपोजिट, नंबरिंग, और क्या यूज हो सकता है? वॉवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, है ना, स्वर व्यंजन, इनसे रिलेटेड भी चीजें यूज होती हैं।
जीके या वर्ड एनालॉजी क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जो बोलते हैं, बहुत से ऐसे आम शब्द हैं जो हम जानते हैं, जैसे कि हम बात करें सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम हो गया, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द। जैसे दिन का संबंध रात से है, तो इसका संबंध किससे होगा? तो जो छोटे मोटे वर्ड हैं उनसे रिलेटेड भी वो पैटर्न बना सकता है। तो वर्ड, अच्छा इसमें अब जीके बेस की बात करें तो भाई चूंकि हम एसएससी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो जो एसएससी रेलवे वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो वो उम्मीद करता है कि बेसिक नॉलेज तो आपकी होगी, जैसे भी किसी भी देश की मेन मेन आपकी रिवर्स के बारे में, है ना, हमारे साथ तो जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की ट्राइब्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की करेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस क्या करता है, पूछ सकता है। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड एनालॉजी या फिर जीके जीएस बेस्ड एनालॉजी। तो तीन तरीके की एनालॉजी होती है, वन बाय वन हम लोग आइए देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको हम समझाएंगे। आपसे उम्मीद ये करते हैं कि पहले आप जरूर सॉल्व करो, फिर उसको हम डिटेल में बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आइए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको आप देखो। पहले तो हम आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे कि है क्या। देखो, कुछ इस तरीके की बनावट में ये क्वेश्चन आता है। इसको फर्स्ट टाइम यदि कोई स्टूडेंट देखेगा तो उसको लगेगा कि ये कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, पर ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं है। देखो ये लिखा है सी रेशियो एक्स, देन ये प्रोपोर्शन का साइन लगा, फिर पूछ रहा आई रिलेटेड टू व्हाट। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है सी इज रिलेटेड टू एक्स इन द सेम वे आई इज रिलेटेड टू। तो ये जो होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है और ये होता है सेकेंड टर्म। ये फिर से फर्स्ट टर्म होता है और हमसे सेकेंड टर्म। तो एनालॉजी में होता ये है भाई लोग कि फर्स्ट और सेकेंड में कोई पैटर्न छिपा होता है, उसी पैटर्न को हमें ढूंढना है और अप्लाई करना है इसके साथ। तो एनालॉजी ये कहती है कि जो पैटर्न यहां लगेगा सेम पैटर्न इधर लगाना है आपको। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि इसमें छुपे हुए पैटर्न को ढूंढना है और फिर इसको अप्लाई करना है। अच्छा, कभी कभी 1 2 में पैटर्न नहीं चलता है तो दूसरा पैटर्न फिर क्या होता है, 1 1 में पैटर्न ढूंढना पड़ता है। कभी कभी 1 1 में जो पैटर्न होगा वही कंटिन्यू होगा किसके साथ, 2 2 के साथ। तो अभी अगर जो हम गौर से देखें तो आपने अभी अगर जो याद कर रखा है तो आपको देखते ही नजर आ जाएगा कि यदि सी का संबंध ये एक्स से बता रहा है, सी का एक्स से कोई संबंध है क्या? हाँ सर, हमने याद कर रखा है कि सी एक्स का संबंध, ये तो याद आ रहा है, अपोजिट है, सी का उल्टा एक्स होता है। सी और एक्स में रिलेशन हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सी से एक्स में जाएं, सी से एक्स पे जाएं तो ये तो अपोजिट है। तो सेम चीज लॉजिक यहां लगेगा। तो आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट होता है इंडियन रेलवे से हमने याद किया था। तो आई का अपोजिट तो क्या बन जाएगा, आर। और क्या ऐसे ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल है, सी फॉर चंद्रचूड़। तो देखो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी है आर आंसर। कैसे? अगर जो अपोजिट हमें याद है तो एक नजर में दिखेगा, और नहीं याद है तो वहां पे आप सामने लिखा होगा तो भी नहीं कर पाओगे। अपोजिट याद है तो हमको देखते ही पता चल गया कि इसका अपोजिट ये है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, आप पहले इसको पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या होगा। कह रहा है कि m अपॉन o इज रिलेटेड टू 15/13 इन द सेम वे, क्वेश्चन मार्क लगा, फिर बोल रहा 19/17, और ये रहे ऑप्शन। अगर जो हम इस हिसाब से देखें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इधर साइड में देखते हैं, कह रहा है m अपॉन o इज रिलेटेड टू 15/13। सबसे पहले पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न ढूंढे तो हमें एक तरफ लेटर दिख रहे हैं और एक तरफ नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे अपने लेटर्स को भी नंबर में कन्वर्ट कर दें। m का नंबर होता है 13 और o का नंबर होता है 15। अगर जो हम इन नंबर्स को देखें तो m का जो नंबर 13 है तो 13 के सामने 13 नहीं है और 15 के सामने 15 नहीं है। ये 13 नंबर देखो नीचे जा रहा है और 15 कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी नंबर जो है वो क्रॉस कर दिए गए। तो भाई इसी तरीके से ये जो नंबर है सेकंड पार्ट में, ये भी हमारे क्रॉस करके आए होंगे। 19/17 दिया है और हमें यहां पता करना है। तो 17 भाई किसका नंबर होता है? तो 17 हमने याद कर रखा है कि अरे सर ये तो हमारा Q का होता है, तो Q ऊपर आना चाहिए। 19 किसका होता है? 19 हमारा S का होता है।
ये नीचे आएगा। तो राइट आंसर होगा Q अपॉन एस। देखो उसने कितनी चतुराई की, पहले ऑप्शन में रखा हुआ है S अपॉन Q, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, 19 को देखते ही S करेगा और 17 को देखते ही Q करेगा और फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देगा, पर वहीं उसका आंसर गलत हो जाएगा, जबकि राइट आंसर इसका क्या है, Q अपॉन एस। तो राइट इसका आंसर होगा Q अपॉन एस। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि इसमें करना है क्या है, सबसे पहले पैटर्न ढूंढना है और उसके बाद हमें अप्लाई करना है। आओ इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें देखो क्या कह रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ गया ये आपका वर्ड एनालॉजी से है, इसको हम इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। कहता है किसी पैटर्न के थ्रू क्लॉक का संबंध टाइम से है, तो सेम पैटर्न में थर्मोमीटर का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में पहले में दिया है हीट, फिर दिया है ऑप्शन बी रेडिएशन, फिर दिया है आपका एनर्जी और चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर। अब आपके अकॉर्डिंग बताओ सही आंसर क्या होगा। अगर जो हम देखने की कोशिश करें तो यहां पे क्या रिलेशन है, एक में दिया हुआ है क्लॉक यानी एक यंत्र है और उसमें दूसरे टाइम दिया टाइम, तो क्लॉक का कार्य है समय बताना, तो टाइम और क्लॉक का संबंध क्या है कि क्लॉक समय बताती है, सही है। तो टेम्परेचर जो आपका थर्मामीटर है वो भी क्या है, यंत्र है, डिवाइस है। तो थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर क्या हीट को बताता है क्या, रेडिएशन को बताता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इन ऑप्शन में आप सोचने की कोशिश करो। तो राइट आंसर इसका होगा टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर होगा, थर्मामीटर केवल गर्म चीज को ही नहीं बताता, वो आसपास के वातावरण को बताता है, चाहे ठंडा होगा तो ठंडा बताएगा, गर्म होगा तो गर्म बताएगा। तो थर्मामीटर का काम टेम्परेचर है। तो यहां पे लॉजिक क्या है, डिवाइस और उसके वर्क को दिखा रहा है। समय, घड़ी का क्या काम है, समय बताना, तो थर्मामीटर का काम क्या है, टेम्परेचर को मेजर करना। सेकंड वाले में देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है बी इज रिलेटेड टू 16 इन द सेम वे डी इज रिलेटेड टू। निकालने की कोशिश करो आप लोग। अगर जो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालें, आओ देखें। कहता है बी इज रिलेटेड टू 16 इन द सेम वे डी इज रिलेटेड टू, ये कह रहा है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता है कि बी से 16 बना रहा है, तो आपके दिमाग में जो एक कॉमन चीज आती है कि सर बी का नंबर होता है 2 और 2 से हमें 16 बनाना है। आओ बना के देखते हैं। अगर जो 2 से 16 बनाना है तो सबसे पहले तो दिमाग में यह आया कि भाई इसको 8 से गुणा कर दें, 8 टू जा 16, सही है। पर 8 टू जा 16 तो बन गया, पर पैटर्न ये कहता है कि जो काम इधर कर रहे हो वही काम इसके डी के साथ करो। डी का नंबर होता है 4, क्या 4 को 8 से गुणा करेंगे तो आंसर बनेगा, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 यानी 32 होता है। क्या कहीं भी ऑप्शन में 32 हमें दिख रहा है, नहीं। इसमें 120 दिख रहा है, 150 दिख रहा है, 200 दिख रहा है, 256 दिख रहा है। अब इसमें 32 तो कहीं भी नहीं है, तो इससे पता चलता है कि ये वाला पैटर्न हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर क्या करें, दूसरी चीज सोचते हैं। जब एक चीज से बात नहीं बनी तो दूसरी चीज सोचेंगे। फिर से देखो, बी को वो 16 में कन्वर्ट कर रहा है और बी का नंबर 2 होता है। अब 2 से 16 बनाना है, जरा सोचो दूसरा रास्ता। तो 2 से 16 बनाने का एक तरीका तो ये है कि क्यों ना 2 की घात हम इसमें 4 कर दें, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यानी 2 की पावर 4 करने पे 16 बन रहा है। एक ये भी रास्ता है। तो एनालॉजी कहती है कि जो काम तुमने इसके साथ किया वही सेकंड टर्म में करो। डी का नंबर होता है 4 और 4 की घात यदि 4 करें हम, 4 की पावर 4 करें तो 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 को 4 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 256। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, 256, जो आपका कौन सा जा रहा है, डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पैटर्न ढूंढना है फिर करना है। तो इसी तरीके के आज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पैटर्न के थ्रू कह रहा है ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू बर्न इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलेटेड टू। किसी कूट भाषा में यदि ऑक्सीजन का बर्न से है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा। तो भाई पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है एकाकी कर देना, यानी अलग थलग कर देना। फोम का मतलब क्या हुआ, फोम का मतलब तो झाग होता है। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, जिसे अग्निशामक बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे वो सिलेंडर टंगे होते हैं जिसमें एक्सटिंग्विशर लिखा होता है, तो अग्निशामक यंत्र है ये। एक्सप्लोड का मतलब होता है, एक्सप्लोड
मतलब आप जानते ही हो क्या होता है। तो इसमें कह रहा है जिस तरह ऑक्सीजन का संबंध बर्न से है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है। तो अगर जो हम लॉजिक ढूंढे तो ऑक्सीजन और बर्न में रिलेशन ये है कि ऑक्सीजन सहायक होती है किसी भी चीज को जलाने में। ऑक्सीजन का काम होता है जलाना, यानी एक तरफ तो किसी चीज दी है उसका दूसरी तरफ वर्क दिया है। ऑक्सीजन का काम क्या है, किसी भी चीज को जलाना। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है ना, CO2 का काम होता है आग को बुझाना, तो बुझाने का काम करता है। तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा सी, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब अग्निशामक, हिंदी में क्या बोलेंगे, अग्निशामक। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे हो जाएगा, एक्सटिंग्विश से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका नंबर एनालॉजी है, और इसको बहुत ही गौर से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। 26 का संबंध 5 से है तो उसी तरीके से 65 का संबंध किससे होगा। याद करें तो हमने पिछली बार आपको डिजिटल सम जैसी चीज भी कुछ बताई थी। मैंने कहा था जब कभी भी नंबर से रिलेटेड रीजनिंग बनाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है, स्क्वायर क्यूब सब भी कर सकता है, और एनालॉजी आ गई तो यहाँ पे भी तो डिजिटल सम लग सकता है। तो इसको हम देखेंगे आगे चल के, ध्यान रखिएगा। तो आओ देखें क्या होगा, पहले आप अपने आप से लगाने की कोशिश करो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 26 का संबंध है 5 से, उसी तरीके से 65 का संबंध किससे होगा हम ये बताना है, यानी इसमें कोई पैटर्न छिपा हुआ है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। अब 26 का संबंध तो 5 से नहीं बन रहा है सर, पर अगर जो हम 26 में से एक हटा दें तो बचता है 25, और 25 का यदि स्क्वायर रूट करें तो डेफिनेटली हमको 5 मिल जाता है। क्या ये दिमाग में आपके आया, आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो ऐसे ही हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे ही हमें अपनी प्रैक्टिस लानी है कि भाई इस 26 से 5 कैसे बना रहा है। 26 से 5 भाई बनाने का तरीका हमें यही समझ में आया। अच्छा, एनालॉजी कहती है कि जो काम तुमने इधर किया वही काम इसमें भी करो, तो इसमें करने जाएंगे तो हमें नंबर क्या दिया है, हमें नंबर दिया है 65। तो पहले तो इसमें से एक कम करेंगे तो बनेगा 64, फिर 64 का यदि स्क्वायर रूट करें तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 8 का होता है, 8 वाटी 64, 8 8 64। तो क्या राइट आंसर हमारा 8 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पैटर्न क्या है कि पहले डिजिट में से पहला जो नंबर है उसमें से एक नंबर घटाना है और फिर उसका स्क्वायर रूट करना है और हमें दूसरा नंबर मिल रहा है। सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें ये मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिर से हमारा वर्ड एनालॉजी आ गया, इनको हम जल्दी जल्दी रैपिड फायर की तरह करते हुए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुगर केन इज रिलेटेड टू जूस। हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, सुगर केन गन्ने को बोलते हैं। तो सुगर केन का संबंध जूस से है तो उसी तरीके से मस्टर्ड का संबंध किससे होगा, मस्टर्ड यानी सरसों। तो आप बताओ, यहां कह रहा है कि गन्ने का संबंध जूस से, तो मस्टर्ड का किससे होगा, तो भैया गन्ने से तो जूस बनता है, ठीक है, तो जो सरसों है उससे जूस थोड़ी ना बनता है, उससे तो तेल बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑयल। यानी कि मस्टर्ड से हम क्या निकालते हैं, ऑयल। सेम रिलेशन हमें करना है। ऐसे ही कह रहा रुपी इज रिलेटेड टू इंडिया इन द सेम वे येन इज रिलेटेड टू, अभी मैंने बोला था कि जीके जीएस बेस भी क्वेश्चन आता है। तो जनरल नॉलेज ये कहती है कि ये तो करेंसी की बात आ गई, जैसे भारत का संबंध रुपए से है तो येन की बात करें तो ये येन किसका है, रुपी इज रिलेटेड टू इंडिया इन द येन, तो येन भाई करेंसी है कहाँ की, जापान की। अभी हमें पता होना चाहिए है। जैसा कि तुमसे ये पूछ ले कि इंडिया इज रिलेटेड टू रुपी इन द सेम वे बांग्लादेश इज रिलेटेड टू, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है। हाँ, अब आपको जो पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और नहीं पता है तो उसका आंसर होता है क्या, टका। टका कहाँ की है, बांग्लादेश की है। ऐसे ही अगर जो हम बात करें इंडिया इज रिलेटेड टू गंगा, अब यहाँ इंडिया और गंगा का संबंध क्या है, भारत और उसकी प्रमुख नदी की बात कर रहा है ये। तो वैसे ही पूछ सकता है चाइना इज रिलेटेड टू, तो चाइना की प्रमुख नदी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, इंडिया की किसी ट्राइब का नाम रिलेट कर सकता है तो किसी और देश की ट्राइब का पूछ सकता है, यानी ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, कह रहा है इंपोर्ट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इन द सेम वे एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू। कह रहा है कि इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। आयात का संबंध है निर्यात से, तो आयात और निर्यात में संबंध ढूंढे तो ये तो विलोम है, अपोजिट है। आयात का उल्टा क्या होता है, निर्यात। इंपोर्ट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इन द सेम वे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय,
खर्चा। तो एक्सपेंडिचर का अपोजिट क्या होगा? तो एक्सपेंडिचर का अपोजिट तो भाई रेवेन्यू होना चाहिए। क्यों भाई? इसका तो अपोजिट क्या बनेगा? रेवेन्यू बनेगा। अगर जो हम खर्च व्यय की बात करें तो व्यय का उल्टा आय होगा, तो ये आ गया रेवेन्यू। या और भी इजी है, आर्मी इज रिलेटेड टू लैंड इन द सेम वे नेवी इज रिलेटेड टू वाटर। आर्मी का संबंध यदि लैंड से है तो नेवी का संबंध किससे होगा? वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये वर्ड एनालॉजी आ गया। कह रहा कारपेंटर इज रिलेटेड टू फर्नीचर इन द सेम वे ब्लैक स्मिथ इज रिलेटेड टू। अब कारपेंटर तो आप सब लोग जानते होंगे, कारपेंटर बढ़ई को बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है? फर्नीचर बनाना, है ना। कारपेंटर क्या करता है? फर्नीचर बनाता है। उसी तरह ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार को बोलते हैं। ब्लैक स्मिथ किसका काम है? लोहार। तो लोहार का काम क्या है? लोहार क्या सोने की चीज बनाता है क्या? का संबंध सोने से है। सेकेंड ऑप्शन लिखा है ज्वेलरी, क्या लोहार का संबंध ज्वेलरी से है क्या? फिर लिखा है शूज, जूता बनाता है क्या? अरे कैसी बात करते हो गुरुजी। लेकिन चौथे ऑप्शन में लिखा मेटल। अब मेटल में तो बहुत आता है, लेकिन मेटल की बात करें तो कहीं ना कहीं लोहार का संबंध किससे है? लोहे की चीजों से है। तो हम यहाँ पे गोल्ड नहीं लगा सकते, पर हाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेटल जरूर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? मेटल बनेगा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखो क्या कह रहा है। स्मोक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन इन द सेम वे वॉर इज रिलेटेड टू। जिस तरीके से स्मोक यानी धुएं का संबंध किससे है? पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन का क्या मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन का मतलब होता है क्या? पर्यावरण प्रदूषण से। धुएं का संबंध प्रदूषण से है, तो उसी तरीके से वॉर का संबंध क्या है? अब यहां पे अगर जो देखें तो एक तरफ है स्मोक। स्मोक क्या है? स्मोक जो है कॉज है। क्या है ये? कॉज है। कॉज यानी कारण है। और दूसरी तरफ हमें क्या दिया है? पॉल्यूशन। ये इसका इफेक्ट है। इफेक्ट यानी प्रभाव। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, एक तरफ कॉज है और दूसरा उसका क्या है? इफेक्ट है। पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। तो स्मोक का संबंध पॉल्यूशन से, स्मोक कारण है और पॉल्यूशन उसका प्रभाव है। तो वॉर हमारा क्या होना चाहिए? वॉर हमारा अगेंस्ट कॉज होना चाहिए। वॉर हमारा क्या होना चाहिए? कॉज। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट। अब आप बताओ, अगर जो लड़ाई होगी तो उसका परिणाम निश्चित है, और निश्चित तौर पे क्या होगा? तो कुछ भी हो, क्या विक्ट्री होगी क्या? नहीं, विक्ट्री का बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या जरूरी वॉर हो तो विक्ट्री हो? दूसरा ऑप्शन दिया पीस, शांति। क्या वॉर होगी तो उसका परिणाम शांति होगी क्या? तीसरे में लिखा है ट्रीटी, समझौता। वॉर हुआ तो निश्चित रूप से परिणाम उसका सिद्ध है कि समझौता ही होगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। पर अगर जो वॉर हुई तो हर हाल में तय है क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश। यानी लड़ाई युद्ध हुआ तो उसका परिणाम निश्चित है, और निश्चित तौर पे यदि कुछ आएगा तो आएगा डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी होते हुए दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन के रूप में आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 13। महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू इंडिया इन द सेम वे टेक्सास इज रिलेटेड टू। कह रहा जिस तरीके से महाराष्ट्र का संबंध इंडिया से है, उसी तरीके से टेक्सास का संबंध किससे होगा? तो महाराष्ट्र क्या है? एक स्टेट है, और इंडिया क्या है? कंट्री है। तो महाराष्ट्र राज्य का संबंध किस देश से पड़ रहा है? इंडिया से पड़ रहा है। वैसे टेक्सास भी कहीं की सिटी होगी, और ये किस देश से संबंधित ये आपको बताना है। तो अगेन ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका आ गया किससे रिलेटेड? जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। जीके जीए बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। यानी आपको पता होना चाहिए कि यदि महाराष्ट्र का संबंध इंडिया से, तो टेक्सास कहाँ की है? टेक्सास आपका जो है यूएसए से रिलेट करता है। यूएसए के संबंधित है आपका टेक्सास। नेक्स्ट, ये लेटर एनालॉजी आ गया। कहता है कि जिस तरीके से ओटी का संबंध पीएस से है, वैसे ही जोड़ा ढूंढो। तो यहां पे हमको नेक्स्ट नहीं दिया जिसमें हमको निकाला जाए, तो इसमें हमको पहले लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, और सेम लॉजिक हमें देखना पड़ेगा। यहां ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो नंबरिंग करेंगे। ओ का नंबर होता है 15, टी का 20, पी का 16, एस का 19। अब केवल नंबर देखें तो फर्स्ट से फर्स्ट लेटर पे जाएं तो 15 से 16 +1 हो रहा है, और सेकंड सेकंड लेटर पे जाएं तो 20 से 19 का मतलब -1 हो रहा है। तो फर्स्ट लेटर में +1 हो रहा है, और सेकंड सेकंड लेटर में -1। आओ देखें ऐसा किस किस ऑप्शन में हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमको जो दिया है वो दिया है टीवी इज रिलेटेड टू एसडब्ल्यू।
ऑप्शन बी हमको दिया है IL इज रिलेटेड टू HK, ऑप्शन सी हमको दिया है PN इज रिलेटेड टू PM, ऑप्शन डी दिया है BE इज रिलेटेड टू FC। थोड़ा बड़ा लिख दिया जिसमें आपको समझा सके। इसमें सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा गुरुजी? तो सी इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर दोनों पी से शुरू हो रहा है और हमारा लॉजिक कहता है कि फर्स्ट लेटर में +1 होना है, यानी एक आगे बढ़ना है। ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, इसके सेकंड लेटर में देखो तो टी का नंबर होता है 20 और एस का होता है 19। केवल फर्स्ट लेटर देख रहे हैं, हमने सी को एलिमिनेट कर रखा है ऑलरेडी। अब 20 से 19 पे जाएंगे, ये तो माइनस हो रहा है, और जबकि होना क्या चाहिए, पैटर्न ये है कि पहले लेटर में +1 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ये नंबर होता है 9 और इसका होता है 8। 9 से 8 पे जाएंगे तो फिर से -1 हो रहा है, जबकि होना चाहिए +1, ये भी एलिमिनेट हो गया। हाँ, और लास्ट वाले ऑप्शन में जाएं तो ये लिखा हुआ है 2 और इसका लिखा है 6। 2 और 6 की बात करें तो यहाँ पे तो +4 हो रहा है। अरे ये तो कोई पैटर्न ही नहीं यूज हुआ, तो बिल्कुल इसमें कोई पैटर्न नहीं यूज हुआ, और ऐसे में वहां पे पांचवा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। आपके एग्जाम में नन ऑफ दीज नहीं आता, पर बैंक वगैरह के एग्जाम में पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होता है, और ये वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, इसलिए इसका पांचवा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज है। तो कभी कभी आपके ऑप्शन में वहां पांचवा ऑप्शन ना होके हो सकता है चौथा ऑप्शन ही नन ऑफ दीज हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब ये वाला पैटर्न इनमें से कहीं नहीं चल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा, एक नया ऑप्शन जोड़ लें, नन ऑफ दीज, निम्न में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से हमारा नंबर एनालॉजी आ गया। नंबर एनालॉजी में क्या कह रहा है, 4 इज रिलेटेड टू 16 द सेम वे 6 इज रिलेटेड टू। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। कह रहा है 4 का संबंध किससे है, 60 से है। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर 4 से हमें 60 बनाना है, 4 से 60 बनाना कैसे बनाएं? तो सर सबसे पहले तो दिमाग में यही आ रहा है कि क्यों ना भाई 4 को 15 से गुणा कर दिया जाए, 15 4 जा 60 होता है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर लॉजिक ये कहता है कि जो काम तुमने फर्स्ट टर्म में किया है सेम चीज रिपीट होनी चाहिए। तो 6 को भी 15 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 15 को 6 से जब गुणा करोगे तो 15 6 जा 90 होता है, 15 छक्का 90 होता है। क्या ऑप्शन में कहीं भी 90 है क्या? नहीं, कहीं भी 90 नहीं। देखो तो भाई ये जो पैटर्न है वो तो हमारा हो गया गलत, ये नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करना है, अपना दिमाग दूसरी तरफ लेके जाना है। भाई 4 से 60 बनाना है, क्या कर सकते हैं? तो क्या सर ऐसा करें कि 4 का क्यूब करके देखें क्या? हाँ करके देखो। अगर 4 का क्यूब करें तो 4 4 जा 16 और 16 को 4 जा 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64। पर 64 की बात करें तो अभी भी ये 4 ज्यादा है, तो क्या सर इसमें 4 माइनस करें? कर सकते हैं। अगर जो 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, क्या पैटर्न बना कि जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं उसमें से वही संख्या घटाने पे हमें वो नंबर मिल रहा है। अगर जो ये पैटर्न सही हुआ तो हम दूसरे में अप्लाई करके देखते हैं। 4 का क्यूब -4 किया गया है, तो ऐसे ही 6 का क्यूब करके हमें 6 घटाना होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। अच्छा 216 होता है, उसमें से 6 घटाएंगे तो 210 आता है, और 210 हमारे पहले ही ऑप्शन में नहीं, पहले में नहीं रखा, 210 रखा है तीसरे ऑप्शन पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो पहले ऑप्शन में उसने जानबूझ के 216 रखा है कि अगर हड़बड़ी में हमने एक स्टेप पहले का आगे जो टिक कर दिया तो ये आंसर सही होते होते गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 210। क्या किया गया है, उसी संख्या के क्यूब से वही संख्या घटा दी गई है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर एनालॉजी का आ गया। लेटर एनालॉजी में कह रहा है ट्रेड इज रिलेटेड टू दिस देन प्लेट इज रिलेटेड टू। आओ देखते हैं, बहुत इजी है। जब कभी भी हमारे सामने लेटर एनालॉजी आएगी तो हमने तो सीख रखा है, हमारे सर ने बताया है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुरंत उसकी हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि नंबरिंग से ही हमें पैटर्न मिलेगा। टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है और ई का 5 होता है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यू क्यू बी सी एफ। 21 17 2 3 और 6। केवल नंबर देखें तो पहले 20 था और नीचे जाके 21 हो गया, तो ये तो सर +1 होते दिख रहा है हमको। अच्छा 18 से 17 हो गया तो इस बार एक कम होते दिख रहा है। 1 से 2 हो गया तो फिर से +1 हो गया, 4 से 3 एक कम हो गया, 5 से 6 एक ज्यादा हो गया। तो क्या लॉजिक बना? हाँ लॉजिक बना ना।
+1 -1 +1 -1 +1 -1, यानी एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। आओ अप्लाई करके देखें। तो निकालना किसका है? प्लेट का। तो सब में क्या करना है? सबसे पहले +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1 करना है, फिर -1 करना है, फिर +1 करना है। आओ करते हैं। P से एक आगे बढ़ेंगे तो P से आगे बढ़ेंगे तो आएगा Q। L से एक पीछे जाएंगे तो L से पीछे जाओगे, माइनस करने की बात कर रहा है तो आएगा K। A से आगे बढ़ेंगे तो आएगा B। T से पीछे जाएंगे तो आएगा S। E से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? F। Q K B S F, Q K B S F। ये क्या ऑप्शन है? QM नहीं है, QM नहीं है, Q K B S F। राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा? C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो आप ऐसे उड़ा दोगे। क्यों उड़ा दोगे? जरा देखते ही देखो कि ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है और वो सेकंड टर्म है, क्या इसमें कुछ दिख रहा है? हाँ सर, अगर जो गौर से देखें तो हमें क्या दिखा कि BDF किसमें कन्वर्ट हो रहा है? YWU में। BDF में देखें तो B का संबंध Y से बनाने जाएंगे तो सर ये तो अपोजिट है। D का अपोजिट W से, ये भी सर अपोजिट है। F का अपोजिट U होता है सर, ये भी अपोजिट। अरे सर ये तो सारे अपोजिट चल रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें आंसर किसका चाहिए? GIK का चाहिए। तो G का अपोजिट होता है T, I का अपोजिट होता है R और K का अपोजिट होता है P। तो राइट आंसर होगा TRP। TRP इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 हम आपको घर के लिए छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं करना, नंबरिंग करके देखो और इसको निकालने की कोशिश करो इसका आंसर क्या होगा। ये आपका आ गया मस्त वाला क्वेश्चन, इसको जरा सोचो, देखो क्या होगा। सभी लोग हम आपके साथ में ही हैं, इसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहा 335 का संबंध 11 से है, तो उसी तरीके से आपका 987 का आपका जो है आंसर क्या आएगा? यानी 335, 335। T35 is related to 11। इन द सेम वे 987 का संबंध किससे होगा? इसको लगाने की कोशिश करो, आप दिमाग लगाओ क्या होगा। क्या इसमें कुछ डिवाइड किया जा रहा है? क्या कुछ माइनस किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? ये अगर जो आप गौर से देखोगे ना तो कुछ नहीं है, ये प्योर एग्जाम्पल है डिजिटल सम का। जो नंबर है, नंबर पढ़ोगे तो ये 335 दिखाई दे रहा होगा, पर अगर जो इनको हम डिजिट के फॉर्म में देखें तो ये 335 है। और अगर जो इनकी डिजिट्स को जोड़ने की कोशिश करें तो 3 + 3 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 11 आता है। तो ये सीधे सीधे डिजिटल सम रखा है, तो क्यों ना इसका भी डिजिटल सम किया जाए। 9 और 8 होता है 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और 24 ये रखा है ऑप्शन बी। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर जो इस पे ध्यान ना दिया जाए तो एग्जाम में ये अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर दे। लोग दुनिया भर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हाँ, और इसको डिवाइड करना, माइनस करना, ना जाने क्या क्या करेंगे। पर लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये डिजिटल सम है। डिजिटल सम जो हमने पिछली बार देख रखा था उसी में आया। इतनी देर में तुमने एक चीज तो देखी होगी कि ये सब कुछ यूज कर चुका है। अपोजिट भी कर चुका है, प्लस माइनस भी कर चुका है ना, वर्ड एनालॉजी में भी देख चुका है ना, छोटे छोटे वर्ड भी ये जीके बेस भी कर सकता है। यानी कि ये हर चीज, और डिजिटल सम भी दिखाई रहा है, ये हर चीज को एज ए पैटर्न ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 20। 5 इज रिलेटेड टू 7 इन द सेम वे व्हाट इज रिलेटेड टू 17। कह रहा है 5 का संबंध 7 से है तो किसका संबंध 17 से होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर जो आप इसको ध्यान से नहीं एग्जाम में करेंगे तो ये वाला भी गलत हो सकता है, और 21 वाला भी एक अच्छे दर्जे का क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। आप लोग से जरूर मेरी एक इल्तिजा है कि आप इसको ऑप्शन को, इसको क्या करें, पॉज करें और जरूर लगाएं। इसको लगाएंगे तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। अगर जो हर क्वेश्चन हम ही लगा देंगे तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे। आओ जरा देखें, उम्मीद करते हैं आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 5 का संबंध 7 से है तो कह रहा है किसका संबंध 17 से रहा होगा। इस बार आंसर दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई 5 का संबंध 7 से, हमें सबसे पहले दिमाग में यही आया कि क्यों ना सर 5 में 2 जोड़ के देखें और 7 बन रहा है। हाँ कर सकते हैं, पर एनालॉजी ये कहती है कि जो काम तुमने उधर किया वही ये करो। तो भाई ये 2 जुड़ के 17 बना है ना, तो यानी अगर 17 बना है
तो वापस जाने के लिए इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तो 15 आना चाहिए। क्या 15 ऑप्शन में कहीं पे भी है? नहीं सर, 15 तो नहीं है। अब क्या करें? अब दिमाग में ये आया कि 5 से 7 बना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 के बाद आने वाली विषम संख्या 7 होती है, तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव आपकी क्या है, ऑड नंबर्स हैं, हो सकता है। अगर तो इस हिसाब से चलें तो 15 के 17 के पहले का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 15 ही होता है, और ये उस रास्ते से भी 15 पे पहुंचा, इस तरह से भी नहीं आया। तो अब क्या करें? तो अब करो ये, जरा गौर से देखो, 5 और 7 दोनों के दोनों जो है प्राइम नंबर्स हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर यानी रूढ़ संख्या, ऐसी संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती हैं। 5 के तुरंत बाद का प्राइम नंबर 7 है, तो इस हिसाब से अगर जो 17 देखें तो हाँ ये भी प्राइम नंबर है। 17 के पहले का प्राइम नंबर 15 नहीं होता है, 17 के पहले का प्राइम नंबर आपका 13 होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे ही अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, तो इसमें कह रहा है 5 का संबंध 35 से है, तो ऐसा ही जोड़ा ढूंढो, और ढूंढते हैं। 5 का संबंध 35 से बनाना है। फिर से देखो, दिमाग में तो आया कि कुछ भी कर लो गुरुजी, 7 से गुणा करेंगे तो ही 35 बनेगा, हम भी डिनाई नहीं करते, 5 को 7 से गुणा करने पे ही 35 बनेगा। पर लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि सर 7 से ही क्यों गुणा किया? तो सबसे पहले तो यही आया कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषम संख्या का प्रोडक्ट है, 2 कॉन्जिक्यूटिव विषम संख्या, तो 7 पचे 35 आता है। तो ऐसे ही हमको देखना है कि भाई किसमें बन सकता है। जो 7 हमारा ऑड नंबर है, तो इसके बाद का ऑड नंबर 9 आता है, और 7 9 63 होता है, जो नहीं बनेगा। 9 के बाद 11 आता है, 99 आता है, नहीं बनेगा। 11 के बाद का ऑड नंबर 13 आता है, और 11 और 13 का प्रोडक्ट 55 नहीं होता है। 3 के बाद के 5 आता है, 5 3 15 होता है, ये भी नहीं बना। 7 को 9 से गुणा करेंगे, नहीं आएगा, यानी ऑड नंबर नहीं है। लेकिन उसी नजरिए से देखें कि 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का यदि प्रोडक्ट देखें तो 35 है, तो इसी तरीके से 7 के बाद का प्राइम नंबर यदि ढूंढने जाएंगे तो इस बार 9 नहीं होगा, और प्राइम नंबर होगा सीधे 11। 7 को 11 से गुणा करने पे 77 बनता है, और ये रहा हमारा पहला ही क्वेश्चन रखा हुआ है, 7 का 77। क्लियर? तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो आपके सामने हमने एनालॉजी के रूप में परोसे। आप उससे भलीभांति जान चुके होंगे कि कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। वर्ड एनालॉजी हो, नंबर एनालॉजी हो, या कुछ भी हो, आपको हर हाल में पैटर्न ढूंढ के करना है। देखो, कुछ क्वेश्चन कराने से हम आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, पर अगर जो एग्जाम में हमें सारे क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक एक अपने पास जरूर रखें, कम से कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन जरूर लगाएं। आप अपने हिसाब से पहले लगाएं, जब ना समझ में आए तो पीछे दिए गए सॉल्यूशंस को देखें। यही एक तरीका है कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी मैंने आपको टूल सारे दे दिए हैं, अपोजिट कैसे याद होगा, नंबरिंग कैसे याद होगी, नंबर एनालॉजी में क्या क्या यूज हो सकता है, हमने वो भी बता दिया। ठीक है, वर्ड एनालॉजी के लिए जो बात करें, थोड़े थोड़े आप जीएस पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते रहिए, यही सब आप क्वेश्चन आएगा, बहुत हाई फाई नहीं आता है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इनको जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 20 23 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे जरूर ट्राई करें। 24 इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको घर से करने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रहा। ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू कैनबरा इन द सेम वे चिली इज रिलेटेड टू, कंट्री इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इन द सेम वे स्टेट इज रिलेटेड टू। और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें बोल रहा है फिजिशियन इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इन द सेम वे जज इज रिलेटेड टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिकली आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम पढ़ के उसका रिप्लाई भी करेंगे। ओडोमीटर इज रिलेटेड टू माइलेज इन द सेम वे कंपास इज रिलेटेड टू। तो ये आपके वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल की कट ऑफ जारी हुई है, और कट ऑफ देख के आप और हम सब दंग रह गए हैं कि जिस तरीके से 390 में से 322 कट ऑफ गई है सबसे निचले तबके की। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ की गई है 362 गई है आउट ऑफ 390। तो इस तरीके से गला काट कंपटीशन में यदि हम लोग एक एक क्वेश्चन छोड़ने की सोचेंगे तो कभी भी कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। हमारा तो मकसद ये होना चाहिए कि यदि कोई चीज इंटरेस्टिंग है, कुछ इजी है, तो उसको इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए कि वो हर हाल में हमारा जो है वहां सही होना चाहिए। गलत करोगे तो आप कोई भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। गलत ह्यूमन एरर के थ्रू तो होना ही है, आप 100% एक्यूरेसी तो वहां वैसे भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारी छोड़ने की टेंडेंसी हुई कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, छोड़ देते हैं, ये चैप्टर हम लोग नहीं करेंगे, अच्छा ये कर लेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे करोगे तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। 2022 में पैटर्न एसएससी का चेंज हुआ था,
उस साल से लेके इस साल तक लगातार इसकी कट ऑफ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और वैकेंसीज कम हो रही है और अप्लाई करने वाले लोगों की संख्याएं क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और मेरिट इसकी जो है कट ऑफ बढ़ती जा रही है। इसको देख के आप अपनी मेहनत पे लगे रहिए। आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से ही अपना शेड्यूल बनाएं और अवेयर रहें कि कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं। चूके नहीं, फॉर्म भरें और अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे इसके आगे के चैप्टर को लेके। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं और इसी तरह प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।